हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता और आज हम करेंगे अपने क्रैश कोर्स सीरीज को कंटिन्यू। यूनिट नंबर 3 आज करेंगे। ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ केवाईसी 2 से 3 नंबर आपके इस यूनिट से बन जाएंगे। तो लास्ट यूनिट में हमने केवाईसी को समझा था, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। आज हम देखेंगे उसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है फॉर रिपोर्टिंग एंटिटीज वो कहां पर दे रखी हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के अंदर। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है। इसी को फुलफिल करने के लिए आरबीआई ने अपनी कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू करी। जो भी एंटिटीज को आरबीआई रेगुलेट करता है इंक्लूडिंग बैंक्स, उन पर ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती हैं। तो मास्टर गाइडलाइंस केवाईसी डायरेक्शंस 2016 को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा और बोला कि जितने भी बैंक से जितने भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं आप इन केवाईसी डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। अब बात आती है कि ऐसे भी बैंक्स होते हैं जो बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं। उनके जो होस्ट कंट्री होती है उनका भी रेगुलेटर होता है। तो अब ये कौन से नॉर्म्स को फॉलो करें, आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो करें या होस्ट रेगुलेटर के नॉर्म्स को जो दिए हैं उनको फॉलो करें। तो जो भी इनमें से स्ट्रिंजेंट होता है, जो भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, उसको फॉलो कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, उनको कहते हैं कि आप जो भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है इनमें से आप उसको फॉलो करो। ऐसे ही फॉरेन बैंक्स भी इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं। अब उनके भी रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे आरबीआई है, ऐसे फॉरेन बैंक जो किसी और कंट्री का है उनका भी एक सेंट्रल बैंक होगा, उनका भी रेगुलेटर होगा। तो बात आती है वो किसको फॉलो करे, तो आरबीआई या फिर जो उसके होम कंट्री के रेगुलेटर हैं, जिसके भी नॉर्म ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं आप उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो रही कि भाई किस बैंक को कौन से नॉर्म्स फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं नो योर कस्टमर नॉर्म्स की, केवाईसी नॉर्म्स की। इसमें हम बात करेंगे कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर और ऑल्टरनेट मोड्स क्या होते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के। तो सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी की। जैसा कि नाम बताता है, कस्टमर को कैसे आप एक्सेप्ट करोगे, किस कस्टमर को आप एक्सेप्ट करोगे, ऐसी आपकी पॉलिसी। तो हर बैंक की अपनी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी होती है। बिफोर एक्सेप्टिंग अ कस्टमर, देखो एक बैंक है, बैंक के पास एक इंडिविजुअल गए अकाउंट खुलवाने के लिए, मिस्टर ए गए। तो क्या बैंक इनका अकाउंट खोलेगा, क्या बैंक इनको एक्सेप्ट करेगा, उसकी एक पॉलिसी होती है। जैसे कि कोई भी अकाउंट जो है वो बेनामी नेम में नहीं खुलना चाहिए, वो एनोनिमस नहीं होना चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, यानी गुमनाम है कोई, यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि हमारा कस्टमर कौन है। अब आप किसके लिए एक्सेप्ट करते हो, कोई भी जो अकाउंट बेस्ड रिलेशन हैं जो हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़े थे, याद है, डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर, बेलर पेली, लेसर लेसी, ट्रस्टी बेनिफिशियरी। तो जितने भी ये रिलेशनशिप्स थे, इनको एस्टैब्लिश करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है। तो उसका कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होना बहुत जरूरी है। बिना इसके आप किसी का भी अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो या किसी भी अकाउंट बेस्ड ट्रांजेक्शन में नहीं आ सकते हो। अब बेनिफिशियल ओनर याद है, यूनिट 1 में बात करी थी बेनिफिशियल ओनर की। तो यानी कि ऐसा एक पर्सन जिसके जिसके लिए जिसके बेनिफिट में आप एक्ट कर रहे हो। जैसे अगर मिस्टर ए अकाउंट खुलवाने आए हैं, तो इसमें मेन फायदा किसका है, मिस्टर बी का। मिस्टर बी जो है उनका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, तो वो बेनिफिशियल ओनर है। तो सरकमस्टांसेस बताता है बैंक के किस सरकमस्टांस में आप बेनिफिशियल ओनर के बिहाफ पर आप एक्ट कर सकते हो। इट हैज टू बी क्लियरली स्पेल्ड आउट। ठीक है, आपको क्लियरली बताना पड़ेगा इस चीज को। आप पैन नंबर ऑब्टेन करोगे एंड दिस पैन हैज टू बी वेरीफाइड बाय द इशूइंग अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ आप इसको वेरीफाई करवाओगे। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट आप ओपन करते हो तो जितने भी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स हैं उन सबके लिए आप केवाईसी नॉर्म फॉलो करोगे, उन सबका आप कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करोगे। तो केवाईसी एक्सेप्टेंस पॉलिसी को अगर हम देखें तो कोई भी एनोनिमिटी में नहीं होना चाहिए, बेनामी फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिट करता है। कोई भी ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते विदाउट अंडरटेकिंग सीडीडी, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। कोई भी अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप या कोई भी आप अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को आपको इंश्योर करना है कि मैच ना करे जो सैंक्शन लिस्ट में दे रखे हैं। जो सैंक्शन लिस्ट की बात करी थी हमने यूनिट 2 के अंदर, उन सैंक्शन लिस्ट में पर्सन का नाम नहीं होना चाहिए। भाई ये किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। आपकी केवाईसी पॉलिसी होनी चाहिए, बोर्ड अप्रूव्ड केवाईसी पॉलिसी होनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए
तो आप वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ बाय टेकिंग द कंसेंट ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो उसके लिए आप कस्टमर की कंसेंट लेते हो, क्लियर गाइडलाइंस आप दोगे कि कैसे आप किसी बेनिफिशियल ओनर के बिहाफ पर एक्ट कर सकते हो। पैन नंबर, डिजिटल सिग्नेचर को आप वेरीफाई करोगे, और ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए इंडिविजुअल केवाईसी आप करोगे। अब अभी तक जो पढ़ा है इसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें पूछ सकता है कि दो बैंक हैं, एक फॉरेन बैंक है जो इंडिया में ऑपरेट करता है, या एक बैंक है जो फॉरेन में ऑपरेट करता है, वो कौन से नॉर्म्स को फॉलो करेगा ये पूछ सकता है। केवाईसी नॉर्म्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है ये पूछ सकता है। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में क्या इंक्लूडेड हो सकता है, जैसे नंबर 1 फिक्टिशियस नेम में नहीं खुलनी चाहिए। नंबर 2 पैन जो है वो इशूइंग अथॉरिटी के साथ आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। नंबर 3 जो आपका ट्रांजेक्शन है वो नहीं होना चाहिए, सैंक्शन लिस्ट में नहीं होना चाहिए। फिर आपको ऑप्शन दे देगा 1 2 3 ओनली, 2 3 4 ओनली, ऐसे करके आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, यानी कि कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है और किसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले जो भी कस्टमर की आइडेंटिटी है उसको आप वेरीफाई करोगे, उसको आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद वेरीफाई करोगे। कैसे वेरीफाई करोगे? तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, रिलायबल डॉक्यूमेंट्स, ओवीडी जो होते हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, इनको आप यूज करोगे, इंफॉर्मेशन देखोगे, आप डेटा अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और उसकी मदद से आप इसको वेरीफाई करोगे। कब वेरीफाई करना जरूरी होता है? अगर 50,000 रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन अगर है तब आप उसको वेरीफाई करना उसको जरूरी होता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि बात करते आ रहे हैं, किसी को अपना अकाउंट खुलवाना है, अगर किसी भी अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप में आना है बैंक के साथ, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, मिस्टर ए आपके बैंक में आए और उन्होंने कहा कि मेरे को लोन चाहिए, तो क्या आप बिना जाने कि मिस्टर ए कौन है आप उनको लोन प्रोवाइड कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर होना चाहिए। सिमिलरली अगर ये आपके पास लॉकर फैसिलिटी अवेल करने के लिए आते हैं, या अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए आते हैं, तो भी उस केस के अंदर भी आपको इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कोई भी वॉक इन कस्टमर है, या कोई भी आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो 50,000 रुपए से ऊपर का है, तो उस केस में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किसको सेल कर रहे हो। वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी है, आप किसको सेल कर रहे हो, ठीक है। या फिर अगर ये वॉक इन कस्टमर है जो आके आपके बैंक की फैसिलिटीज को यूज कर रहा है, तो ये कौन है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगता है इंटेंशनली स्ट्रक्चर कर रहा है कि जो इसकी ट्रांजेक्शन 50,000 से कम हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना उसको भी जरूरी होता है। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हो, रिस्क प्रोफाइलिंग करते हो। रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे करते हो कि कस्टमर का क्या पर्पस है अकाउंट खोलने का, इसका टर्नओवर कितना है, ये कैसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करता है, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, आप ये सारी चीजें आप देखते हो एट द टाइम ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग। तो उससे जितना रिस्क है उस हिसाब से आप अप्रोप्रिएट मेजर्स लेते हो। एनहांस कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करनी है, सिंप्लीफाइड रखनी है, उस बेसिस पर आप डिसाइड करते हो। तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस इन्वॉल्व कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। तो आप आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो? डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लोगे उससे। अलग अलग एंटिटीज के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे इंडिविजुअल के लिए डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे, सोल प्रोप्राइटर के लिए अलग होते हैं, कंपनी के लिए अलग होते हैं, ट्रस्ट के लिए अलग होते हैं। एंड यू गैदर इंफॉर्मेशन कि भाई रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है। बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लेते हो रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए लेते हो, कि हाई रिस्क कस्टमर तो नहीं है, कि टर्नओवर बहुत ज्यादा है, कैश इंटेंसिव इसका बिजनेस है, कहीं ये ऐसी कंट्री से ऑपरेट तो नहीं करता जहां पर हाई रिस्क जुरिडिक्शन है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, किसके लिए क्या चाहिए होता है। इंडिविजुअल के लिए आपको कब आइडेंटिफाई करना पड़ता है? बड़ी लॉजिकल सी बात है। सबसे पहले तो भाई जब वो अपना अकाउंट खोलने आएगा तब आप उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या फिर वो बेनिफिशियल ओनर है तब आप उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल को आपको कब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? या तो वो खुद अकाउंट खोलने आए, या वो बेनिफिशियल ओनर है, या फिर अगर किसी ने इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है तब भी आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। या ये ऑथराइज्ड पर्सन है, यानी कि इसके पास पावर है कि किसी कंपनी के बिहाफ पर ही काम कर सकता है, ही इज ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, या फिर पार्टनरशिप फर्म ने इसको ऑथराइज कर रखा है,
तो इन 4 केसेस के अंदर आपको अपने कस्टमर को, अपने इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? नंबर 1, आपको ओवीडी चाहिए, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप आधार नंबर यूज कर सकते हो। 6 ओवीडी होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ओवीडी नहीं है, जैसे ऑप्शन दे देगा पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। कौन सा ओवीडी नहीं है बताओ? पैन कार्ड इज नॉट एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर जो अभी क्वेश्चन आपसे पूछा। तो आप कैसे डॉक्यूमेंट्स लोगे? सबसे पहले ओवीडी लोगे, तो आधार नंबर आप ले सकते हो। आधार नंबर जब आप ले रहे हो तो आपको उसकी कंसेंट चाहिए होती है, ठीक है। पर अगर वो बेनिफिशियरी है या फिर कोई सब्सिडी उसको मिल रही है गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, तो आधार नंबर लेना मैंडेटरी होता है। तो या तो आपने आधार नंबर ले लिया, या आप सर्टिफाइड कॉपी ले लो किसी भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट की। ये जो सर्टिफाइड कॉपी है, ये आप डिक्लेयर करवाओगे, सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए, उसमें सेल्फ अटेस्टेशन होनी चाहिए कि भाई ये ठीक है। और ये जो सेल्फ अटेस्टेशन हो रही है, इसके लिए आप अपनी जो ओरिजिनल कॉपी है उसको भी प्रेजेंट करोगे, और बैंक ऑफिशियल मेंशन करेगा कि भाई सेल्फ अटेस्टेशन जो हुआ है हमने वो ओरिजिनल कॉपी को देखकर ही करा है। अच्छा, ओवीडी की जब बात करी है तो 6 ओवीडी कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है आधार कार्ड, सेकंड ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड पासपोर्ट, फोर्थ आपका जॉब कार्ड जो आपको नरेगा में मिलता है, नंबर 5 आपका जो लेटर होता है, लेटर विच इज इशूड अंडर एनपीआर, और नंबर 6 बताओ कौन सा होता है? आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका वोटर आईडी कार्ड। जिस जिसको याद था, वेरी गुड। तो ये 6 आपके ओवीडीज होते हैं, ठीक है। अब आपने इससे ओवीडी ले लिया, सर्टिफाइड कॉपी ले ली। सेकेंडली, अगर एनआरआई है या पीआईओ है, आधार कार्ड किसके पास होगा? जो इंडिया में रह रहा है उसके पास होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब जो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, इंडियन अथॉरिटी ने इशू करा है, तो आपने उससे ले लिया। पर एनआरआई है या पीआईओ है तो क्या होगा? तो कोई भी उसका ओवीडी जो उसकी कंट्री ने इशू करा है, बट इट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय सम स्पेसिफिक अथॉरिटीज। जैसे कि एम्बेसी ने, इंडियन एम्बेसी ने सर्टिफाई कर रखी कि ठीक है, आप मान लो कि ठीक है। किसी कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने कर रखा है, किसी जज ने कर रखा है, या किसी बैंक ऑफिशियल ने कर रखा है जो फॉरेन बैंक का है, या फिर नोटरी पब्लिक ने कर रखा है जो अब्रॉड के, तो ऐसे किसी स्पेसिफाइड अथॉरिटीज ने अगर कर रखा है, तो आप मानते हो कि हाँ भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये ठीक डॉक्यूमेंट है और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपने ओवीडी ले लिया उससे। एनआरआई है तो एनआरआई के केस में हमने स्पेसिफाइड अथॉरिटी सर्टिफाइड ओवीडी ले ली। सेकेंडली, आप फोटोग्राफ लोगे, एक फोटोग्राफ आपको चाहिए होगी इसकी। थर्ड, पैन लेंगे, ठीक है। पैन इज नॉट एन ओवीडी, बट पैन आपको लेना मैंडेटरी होता है। और अगर पैन नहीं है तो क्या लेंगे? फॉर्म 60 लेंगे, ठीक है। पैन नहीं है तो क्या लेंगे? फॉर्म 60 लेंगे। और डिक्लेरेशन लेंगे आप कि जो सारी इसने इंफॉर्मेशन दी है वो ठीक है, ठीक है। ओवीडी क्या होते हैं? पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पोजेशन, आधार कार्ड का नंबर, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड, नरेगा का लेटर इशूड जो एनपीआर रजिस्टर में होता है, जिसमें नाम और एड्रेस होता है। तो मानो ओवीडी अगर आपका अपडेटेड नहीं है, इसमें एड्रेस जो है वो अपडेटेड नहीं है, अब क्या करें? ये बड़ी विकट समस्या आ गई हमारे पास, तो ओवीडी जी अपडेटेड नहीं है, इसका एड्रेस इसमें अपडेटेड नहीं है। तो लिमिटेड पर्पज के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप यूटिलिटी बिल ले लो। पर ये याद रखना, यूटिलिटी बिल जो है 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। या फिर आप टैक्स रिसिप्ट ले सकते हो जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने इशू करे हैं, या फिर आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट ले सकते हो जो उसको उसके एम्प्लॉयर ने इशू करा है। जैसे अगर उसका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, पीएसयू है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई लिस्टेड कंपनी है, तो उस केस में वो चल जाएगा, ठीक है। तो अपडेटेड एड्रेस फॉर इमीडिएट पर्पस आप क्या ले सकते हो? यूटिलिटी बिल, लास्ट 2 महीने का पीपीओ ले सकते हो, पेंशन पेमेंट ऑर्डर ले सकते हो, प्रॉपर्टी या म्युनिसिपल टैक्स ले सकते हो, लेटर ऑफ अकोमोडेशन ले सकते हो। फॉरेन अगर नेशनल है तो जो भी डॉक्यूमेंट उसको फॉरेन गवर्नमेंट ने इशू करा है वो आप ले सकते हो। और ओवीडी आपको लेना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर विद अपडेटेड एड्रेस, ये याद रखना, ठीक है। ये पूछ सकता है इसमें यूटिलिटी बिल कितने टाइम का होना चाहिए? 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए।
और ऑफिशियल वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर आपको देना पड़ेगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। भाई किसी ने नाम चेंज करा लिया, अब क्या करें? नाम चेंज हो सकता है, शादी के बाद नाम चेंज हो गया, तो क्या इसमें क्या करते हैं, जो पुराना ओवीडी है वो देते हैं, प्लस अगर शादी की वजह से हुआ तो मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं, और अगर शादी की वजह से नहीं हुआ तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो गैजेटेड में है, गैजेटेड नोटिफिकेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब आपके नाम चेंज को बैंक एक्सेप्ट कर लेता है। आधार बेस्ड केवाईसी, आधार कार्ड आपने ले लिया, अब आधार को यूज करने के भी कुछ तरीके हैं। तो दो चीजें इसमें मेन है जो समझने वाली, नॉर्म फॉर यूज ऑफ आधार, और अकाउंट अगर नॉन फेस टू फेस कस्टमर का खुला है तो कैसे होता है। तो आधार को अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर की कंसेंट चाहिए। क्या चाहिए? कस्टमर की कंसेंट चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, क्या बैंक पूरे आधार नंबर को रखता है? पूरे आधार नंबर को रिटेन रखता है? नहीं। वो कितना रखता है? सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स को। ये 4 डिजिट्स जो लास्ट के हैं, ये जो जैसे 2222 है, इसको रखेगा, बाकी सब ये एक्स 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 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स को रखता है। नंबर थर्ड, जैसे कि बताया था कि जो गवर्नमेंट स्कीम होगी, अगर उसमें भाई आप बेनिफिट ले रहे हो या सब्सिडी ले रहे हो तो आधार नंबर को ऑब्टेन करना क्या है? मैंडेटरी है। और अगर आधार नंबर का एड्रेस जो है वो मैच नहीं कर रहा है आपके करंट एड्रेस से, तो आप एक डिक्लेरेशन देंगे। क्या देंगे? एक डिक्लेरेशन देंगे। ठीक, यहां तक बढ़िया है, समझ आ रहा है सब कुछ? चलें आगे बढ़े। अकाउंट ऑफ नॉन फेस टू फेस कस्टमर, ऐसा कस्टमर जिसको आपने देखा नहीं है, जिससे आप मिले नहीं हो, चाहे आपने वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर भी नहीं करा, आपने उसको देखा ही नहीं, ठीक है, आप कैसे कर रहे हो? ओटीपी बेस्ड कर रहे हो। ओटीपी बेस्ड आधार वेरिफिकेशन करा आपने। अब इन लिमिट्स को याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। दीज लिमिट्स आर इंपॉर्टेंट, जो अभी बताने वाले। अगर आपका ओटीपी बेस्ड आधार वेरिफिकेशन है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अकाउंट्स में, ठीक है, कि डिपॉजिट कितना हो सकता है, टोटल क्रेडिट कितने हो सकते हैं, लोन कितना दे सकते हो, तो इन सब पे रिस्ट्रिक्शन होती है। तो एक टाइम पे आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। 1 लाख रुपीज इज द मैक्सिमम लिमिट, इससे ऊपर आपका अकाउंट बैलेंस नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो नॉन ऑपरेशनल कर देगा बैंक। क्रेडिट की अगर हम बात करें तो 1 साल में आपके पास कितना क्रेडिट आ सकता है? 2 लाख रुपए तक का पैसा आपके पास आ सकता है। और अगर गवर्नमेंट बेनिफिट सब्सिडी आ रहा है तो एक्सक्लूड कर देंगे। लोन अगर प्रोवाइड करना है तो सिर्फ और सिर्फ टर्म लोन दे सकते हो, और कितना दे सकते हो? 60,000 रुपए तक की लिमिट होती है बोरोल अकाउंट की, 60,000 रुपए तक आप दे सकते हो, टर्म लोन दे सकते हो। 1 साल हो गया, आपने ओवीडी सबमिट नहीं करा, तो अब क्या होगा? आपके अकाउंट को, डिपॉजिट अकाउंट है तो बंद कर देंगे, और टर्म लोन अकाउंट अगर है तो और डिसबर्सल्स नहीं करेंगे। इन 3 लिमिट्स को याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चाहे तो केस स्टडी आ जाए, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए, चाहे डायरेक्ट आ जाए, पर इन पे क्वेश्चन आ जाता है, इन लिमिट्स पे क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है, ठीक है। इन रिस्ट्रिक्शंस को याद रखना। अब इंडिविजुअल की बात हमने कर ली, सोल प्रोप्राइटर की, कंपनी की, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की, इनमें देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जो अपना पूरा बिजनेस खुद से मैनेज कर रहा होता है, कि सारा काम जो कर रहा है ये सोल प्रोप्राइटर कर रहा है। तो ही इज एन इंडिविजुअल हु इज मैनेजिंग हिज ओन बिजनेस, सारा करता धरता यही होता है। तो जो सोल प्रोप्राइटर है इसका तो केवाईसी आप करोगे ही करोगे, जैसे इंडिविजुअल का केवाईसी करा वैसे आप इसका केवाईसी करोगे। सेकेंडली, जो इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। कंफ्यूज हो जाएगा कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, बताता हूँ। देखो, या तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, या फिर आपको सर्टिफिकेट चाहिए विच इज इश्यूड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। सेल्स रिटर्न आपको चाहिए, या जीएसटी रिटर्न आपको चाहिए, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट विच इज इश्यूड बाय प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटी, या आपको इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, यूटिलिटी बिल चाहिए, तो इनमें से कोई भी, और एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होता है, इन 8 चीजों में से आपको कोई 2 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आप 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं ला सकते और बैंक सेटिस्फाई होता है कि यार ये 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता, क्या दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दे सकता है, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में बैंक उस एक डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, प्लस बैंक क्या करेगा? फील्ड वेरिफिकेशन करता है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर की बात हो गई, अब चलते हैं कंपनी पे। कंपनी के लिए क्या क्या चाहिए होता है? कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, तो सीओआई चाहिए।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, पैन नंबर चाहिए। तो पैन यहाँ पर आपने क्या इंडिविजुअल से ले लिया था, सोल प्रोप्राइटर से ले लिया था। इन सब में आपको पैन नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो सबके लिए पैन नंबर चाहिए होता है, मैंडेटरी होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑब्जेक्ट क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे ऑपरेट करते हैं, तो ये होते हैं जो पब्लिक को अवेलेबल होते हैं, और ये इंटरनल फंक्शनरी के लिए अवेलेबल होते हैं कि कैसे जो कंपनी है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है उसका, उन सारी चीजों के लिए, और इसमें कंपनी क्या फॉर्म हुई है, उसका क्या नाम है, क्या एड्रेस है, जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है वो एमओए के अंदर होती है। पैन नंबर चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए, अगर कोई बेनिफिशियरी ओनर्स हैं, बेनिफिशियरी की लिस्ट आपको चाहिए। बोर्ड अप्रूव्ड रेजोल्यूशन चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन चाहिए कि ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, कौन मैनेज करेगा कंपनी का अकाउंट, तो आपको बोर्ड अप्रूव्ड रेजोल्यूशन चाहिए। और जितने भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या बेनिफिशियल ओनर्स हैं, इन सबका आपको केवाईसी चाहिए, ठीक है। तो इनके सबके आपको ओबीडी करने पड़ेंगे, सबका केवाईसी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म कैसे ऑपरेट होती है, ये तो जी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, एमओए और एओ से ऑपरेट होती है। पार्टनरशिप फर्म कैसे ऑपरेट होती है, पार्टनरशिप डीड से ऑपरेट होती है। शाबाश, पता है आपको। पार्टनरशिप डीड से ऑपरेट होती है, तो आपको इसमें क्या चाहिए, पार्टनरशिप डीड चाहिए। अगर रजिस्टर्ड है, ऑप्शनल होता है पार्टनरशिप के लिए रजिस्टर्ड होना, ठीक है, पर देर आर सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बताता है कि क्या अगर नॉन रजिस्टर्ड है तो फिर क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका केवाईसी होगा, केवाईसी ऑफ पार्टनर्स। तो आपको केवाईसी कराना है पार्टनर्स का। उसके बाद कौन ऑथराइज है, ठीक है, कौन मैनेज कर सकता है, उनका केवाईसी चाहिए। और अगर कोई बेनिफिशियल ओनर्स हैं जिसके भी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड काम करते हैं तो उनकी लिस्ट चाहिए। ट्रस्ट ऑपरेट करती है ट्रस्ट डीड से। इसमें बेनिफिशियरी होता है, तो बेनिफिशियरी कौन है, ट्रस्टी कौन है, ट्रस्ट डीड आपको चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपको सबका केवाईसी करवाना पड़ता है इसके अंदर भी। अगर अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको जो रेजोल्यूशन पास करा गया है कि कौन एक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दिस एसोसिएशन, ऑन बिहाफ ऑफ दिस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आपको वो रेजोल्यूशन चाहिए, पैन नंबर चाहिए, बेनिफिशियरीज कौन है, उन सबका केवाईसी आपको कराना पड़ेगा। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो बेनिफिशियल ओनर को, देखो, बैंक है, बैंक के साथ ऑपरेट करता है एक पर्सन ए, पर ये ऑपरेट करता है ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन बी। अल्टीमेट बेनिफिट किसका होता है, पर्सन बी का। तो पर्सन बी भी आपका कस्टमर होता है, पर इसके साथ साथ पर्सन बी क्या है, बेनिफिशियरी ओनर है। तो आप कैसे डिटरमाइन करते हो कि एक पर्सन बेनिफिशियरी ओनर है या फिर नहीं है, उसका कितना स्टेक है, तो कितनी चीजें कंट्रोल कर सकता है उस एंटिटी की, उस पर डिपेंड होता है, और उसकी क्या ओनरशिप है उस पर डिपेंड होता है। तो इन दो चीजों पर डिपेंड होता है कि क्या ओनरशिप है और कितना वो कंट्रोल कर सकता है। अगर मानो कोई लीगल एंटिटी है, ठीक है, और कंपनी ही बेनिफिशियल ओनर है, तो उस केस के अंदर आपको केवाईसी करना जरूरी नहीं होता ऑफ स्टेक होल्डर्स। पर अगर कोई नेचुरल पर्सन है, मतलब लिविंग पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ, एंड नेचुरल पर्सन जैसे आप और मैं, ठीक है, हम क्या नेचुरल पर्सन हैं, तो हमारा केवाईसी जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। तो बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एक प्रोसीजर होना चाहिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप बेनिफिशियरी ओनर को। बैंक के पास एक पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। जनरली कंपनीज के केस में 25% से अगर ज्यादा कैपिटल है या प्रॉफिट्स लेता है एक पर्सन, नेचुरल पर्सन, तो वो क्या होता है, बेनिफिशियरी ओनर हो जाता है। या फिर अगर वो अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर्स को, रिमूव कर सकता है, पॉलिसीज में उसका मेजर स्टेक है, तो क्या बेनिफिशियल ओनर है। पार्टनरशिप फॉर्म में ट्रस्ट, ट्रस्ट के अंदर, और कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन वगैरह है तो उसमें 15% का होता है। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, तो उसमें कितना 15%, और कंपनी के केस में 25%। मानो कोई नेचुरल पर्सन ही नहीं है जो मतलब इतना स्टेक कंट्रोल करता हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो भी सीनियर मैनेजिंग पोजीशन पे पर्सन है, यानी जो कंट्रोल कर सकता है अफेयर्स, वो क्या, वो कहलाएगा बेनिफिशियल ओनर, ठीक है।
अब बात करते हैं एनहांस ड्यू डिलीजेंस और सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस की। एनहांस ड्यू डिलीजेंस मतलब आपको थोड़ा और ध्यान रखना है, थोड़ा और अच्छे से आपको इनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। तो जो भी नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स होते हैं, इनसे आप मिले नहीं, इनको आप जानते नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओटीपी के बेसिस पे आपने इनका अकाउंट खोल दिया, आधार वेरिफिकेशन कर दिया सिर्फ और सिर्फ ओटीपी के बेसिस पर, तो ऐसे लोगों का आपको थोड़ा सा एनहांस ड्यू डिलीजेंस करना पड़ता है। तो इन अकाउंट में जो पहली ट्रांजेक्शन होती है, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है, वो आप कराते हो। जो भी इनका केवाईसी कंप्लाइड अकाउंट है उसके थ्रू होनी चाहिए पहली ट्रांजेक्शन। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस होता है। ये बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे हेड ऑफ स्टेट हो गए, जॉइंट सेक्रेटरी हो गए, कोई मिनिस्टर हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है। अगर आपको पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का अकाउंट खोलना है या फिर उनके फैमिली मेंबर का अकाउंट खोलना है, तो सीनियर मैनेजर, जो सीनियर मैनेजमेंट है बैंक की, वो डिसाइड करती है कि इनका अकाउंट खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। एंड यू हैव टू कीप अ चेक, जो भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनके बारे में, ये जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को आपको गैदर करना पड़ता है। यू हैव टू चेक फॉर इट। एंड फॉर क्लाइंट्स अकाउंट्स ओपन बाय प्रोफेशनल इंटरमीडिएरीज, कोई भी स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह ने जैसे अकाउंट खोले हैं तो क्या प्रोफेशनल इंटरमीडिएरीज हैं। तो इसमें हो सकता है कि सिंगल पर्सन का अकाउंट खोला हो, सिंगल एंटिटी का खोला हो, तो उसमें सिंगल पर्सन का आप क्या करोगे, केवाईसी कर दोगे। अगर पूल्ड अकाउंट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड अकाउंट्स वगैरह हैं, तो नॉर्मल कोर्स में जैसे अकाउंट खुलते हैं वैसे खुल सकते हैं। अगर प्रोफेशनल इंटरमीडियरी मना करता है, नहीं नहीं जी मैं तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है, मैं तो अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, आप अकाउंट ही मत खोलो। आप बोलो भैया आप नहीं दे सकते इन्फॉर्मेशन, कोई बात नहीं, हम आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। हमें तो आइडेंटिफाई करना है, हम किसका अकाउंट खोल रहे हैं, आपके क्लाइंट को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सपोज करो मल्टीपल क्लाइंट है, सबके लिए अलग अलग अकाउंट रखता है वो, तो आप सारे बेनिफिशियल ओनर्स को आप आइडेंटिफाई करोगे, और सिंगल अकाउंट भी रखता है तो भी जितने भी बेनिफिशियल ओनर्स हैं, आप उन सबका अकाउंट मेंटेन करोगे, उन सबके अकाउंट को बेसिकली वेरीफाई करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस की बात करी जाए तो यानी कि आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जो है थोड़ा सा सिंपल भी कर सकते हो, थोड़ा सा ईज आप दे सकते हो। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सारे मेंबर्स का सीडीटी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे मेंबर्स की आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी ऑफिस बेयरिंग मेंबर्स हैं, सिर्फ उनका अगर आपने कस्टमर ड्यू डिलीजेंस कर दिया तो इट विल सफाइस द पर्पस। पर अगर क्रेडिट लिंकेज में के साथ लिंक्ड है वो, तो उस केस में सारे मेंबर्स का होता है। फॉर अकाउंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट में कैसे आया होगा, उसको एक एडमिशन लेटर मिला होगा, तो आपको क्या क्या देखना है, उसका उसका पासपोर्ट आप देखोगे, उसका जो एडमिशन लेटर है वो आप देखोगे। ठीक है, उसका आप फोटो वगैरह को आप वेरीफाई करोगे, ये आप ले लोगे। प्लस जब आपने अकाउंट खोला है तो उसके 30 डेज के अंदर वो कहाँ रह रहा है, उसका लोकल एड्रेस क्या है, वो आपको चाहिए होता है। और इस अकाउंट में 1000 USD से ज्यादा का क्रेडिट नहीं हो सकता। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। वन कितना पूछ लेगा, लिमिट क्या है, 1000 USD से ज्यादा आप इसमें क्रेडिट नहीं करवा सकते। अब इसकी क्या इंडियन रुपी में भी कोई एक्सटेंट है, जी हाँ बिल्कुल है, 50,000 रुपीज। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं। ये बेसिकली दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी, और इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स एग्जेम्प्टेड होते हैं। पर इसमें यह ध्यान रखना होता है कि जो भी इनकम टैक्स के लॉज हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, उसके साथ आप कंप्लाई करो, और एक डिक्लेरेशन लेते हो आप कि जब भी जरूरत पड़ेगी तब आप अपने एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट्स को हमें प्रेजेंट करोगे। ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन। नाउ फॉर पर्सन विद नो ओवीटी, इनका स्मॉल अकाउंट खुलता है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, तो आप इनका एक स्मॉल अकाउंट खोल लेते हो। इसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं, उसको याद रखना। अकाउंट का डिपॉजिट बैलेंस कितना हो सकता है, एक चीज तो आपको ये पूछ लेगा। कितना विड्रॉ कर सकता है पर मंथ, क्या लिमिट है, ये आपसे पूछ सकता है। थर्ड चीज जो आपसे पूछ सकता है वो ये होती है कि कितना क्रेडिट हो सकता है। ठीक है, तो डिपॉजिट बैलेंस की अगर हम बात करें कि बैलेंस कितना हो सकता है, 50,000 रुपीज। क्रेडिट कितना हो सकता है, 1 लाख तक हो सकता है एक साल में। ठीक है, और विड्रॉल पर मंथ 10,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉ या ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये 3 लिमिट आपसे पूछ सकता है। इस क्रेडिट में जो गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं वो इंक्लूडेड नहीं होती। अगर कोई गवर्नमेंट ने
वेलफेयर स्कीम में इसको कुछ पैसा दिया है तो वो इंक्लूडेड इसमें नहीं होता। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। तो इन तीनों के आपके लिमिट पूछ सकता है। कितने टाइम के लिए अकाउंट रहता है, जैसे ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन तो सर 12 महीने के, फिर तो आपको उससे ओवीडी लेना पड़ेगा। इसमें सर 12 महीने इसमें भी होता है, प्लस 12 महीने और आप एक्सटेंड कर सकते हो अगर उसने अप्लाई कर दिया ओवीडी के लिए। तो अगर वो आपको प्रूफ दे देता है कि सर देखो मैंने अप्लाई कर दिया है, अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, या मैंने अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, तो 12 महीने और आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो टोटल कितना हो गया, 24 मंथ्स। उसके बाद आप इसको रिन्यू करते हो, रिवाइज करते हो। ठीक है, नाउ कस्टमर लेवल केवाईसी मॉनिटरिंग। हॉलिस्टिक अप्रोच आपको रखनी पड़ती है फॉर कस्टमर लेवल केवाईसी मॉनिटरिंग। हॉलिस्टिक अप्रोच आप कैसे रख सकते हो, मानो एक पर्सन ए है, मिस्टर ए। मिस्टर ए बैंक के साथ अपना अकाउंट खुलवाते हैं। अब इस टाइम पे इनका केवाईसी हो गया, केवाईसी बैंक ने कर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इन्होंने को लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, या सेफ डिपॉजिट लॉकर चाहिए, तो क्या बैंक हर बार इनका केवाईसी करता रहेगा? आइडियली अगर एक बार केवाईसी हो गया है और अगर मेरे रिकॉर्ड में चढ़ गया है, तो हो सकता है दूसरे पर्सन को ना पता हो, कोई दूसरा ब्रांच मैनेजर आया, उसको नहीं पता, उसने कहा नहीं नहीं दोबारा करो, तो क्या आप ऐसे बार बार करते रहोगे सेम पर्सन का केवाईसी, उसको भी इनकन्वीनियंस होगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, यूसीआईसी होता है, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, ये असाइन कर देते हैं अपने कस्टमर को। अब ये जो कोड है हम देख लेते हैं इसका केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ। अब हमको इसके लिए बार बार केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। वॉक इन कस्टमर्स के लिए आपको केवाईसी करने की, मतलब यूसीआईसी के लिए जरूरत नहीं होती। पर अगर फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन कर रहा है तो यूसीआईसी की जरूरत होती है, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। ठीक है, अगर कोई अपने ब्रांच को चेंज कर रहा है या फिर कोई और फैसिलिटी अवेल कर रहा है आपके बैंक से, तो आपको यूसीआईसी आपके पास है, आपको दोबारा उसका बार बार केवाईसी नहीं करना पड़ेगा। तो मल्टीपल केवाईसी आपको नहीं करने पड़ेंगे, आपका टाइम बचाता है। पीरियोडिक अपडेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क प्रोफाइल, कितना रिस्की कस्टमर है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, या हाई रिस्क है। तो कितना रिस्की कस्टमर है उस बेसिस पर उसका पीरियोडिक अपडेशन होता है। आप उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस कितने हैं, उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज कितनी हैं, ये सारी चीजों को आप देखते हो। कैश टर्नओवर कितना है उसके बिजनेस का, क्या वो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय है, या फिर वो ज्वेलर है, पेट्रोल पंप का ओनर है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है। तो इस बेसिस पर आप रिस्क प्रोफाइल करते हो और उस बेसिस पर आप इसको अपडेट करते हो। ठीक है, तो केवाईसी अपडेशन होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो रिस्क हो सकता है, मीडियम रिस्क हो सकता है, और हो सकता है हाई रिस्क हो। तो लो रिस्क के लिए आपको होता है 10 ईयर्स, मीडियम के लिए 8 ईयर्स, और हाई के लिए 2 ईयर्स। दिस इज 10। ठीक है, तो पीरियोडिक अपडेशन अगर लो रिस्क कस्टमर है तो 10 साल के बाद दोबारा उसका केवाईसी होता है। मिडिल रिस्क कस्टमर है, मीडियम रिस्क कस्टमर है, तो दिस इज मीडियम। मीडियम रिस्क कस्टमर है तो 8 साल बाद होता है, और हाई रिस्क कस्टमर तो हर 2 साल में आपको उसका केवाईसी करना पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखना। दूसरे क्या मेथड्स होते हैं, क्या मेजर्स और दूसरे रिक्वायर्ड होते हैं सीडीडी में? बेसिकली आप सीडीडी जो प्रोसीजर्स है जो आपके करंट स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से हो रहा है, यू हैव टू वेरीफाई इट। अगर कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर हो गया तो आप उसका फ्रेश केवाईसी करते हैं। पैन डिटेल्स में आप उसको वैलिडेट कराते हैं, इशूइंग अथॉरिटी के साथ वेरीफाई करते हो आप। पैन अगर नहीं है तो क्या है, फॉर्म 60 आपको ऑब्टेन करना पड़ता है, फॉर्म नंबर 60। ठीक है, जब आप केवाईसी अपडेट करते हो तो आपको उसको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देनी पड़ती है कि आपका केवाईसी हो गया है, किस डेट पर हुआ है, किस टाइम पर हुआ, वो सब उसमें मेंशन होता है। जब आप उसको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दे देते हो तो अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी उसको अपडेट करते हो कि आपका जो केवाईसी है वो किस डेट पर हुआ है, वो आप अपडेट कर लेते हो अपने कस्टमर अपने सिस्टम के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और आप उसको बताते हो कि आपका अगला केवाईसी कब होगा। जो केवाईसी है वो किसी भी ब्रांच में जाके करा सकता है, और इसके दूसरे मेथड्स भी होते हैं, ऑल्टरनेट मेथड जो अभी हम पढ़ेंगे, जैसे वीडियो बेस्ड केवाईसी प्रोसीजर, या फिर ई केवाईसी, तो वो अभी हम देखते हैं। थर्ड पार्टी से भी केवाईसी होता है, और अगर थर्ड पार्टी से कराते हो केवाईसी तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बैंक की होती है। ठीक है, दैट अलाउज केवाईसी अपडेशन एट एनी ब्रांच, आप किसी भी ब्रांच से करा सकते हो।
प्रोफाइल कैसे अपडेट होगी, तो रिस्क बेस्ड अप्रोच आपको रखनी है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है इस कस्टमर में, उसके बेसिस पर आप होगा। कोई भी एडिशनल मेजर्स हैं तो आप अपनी केवाईसी पॉलिसी के अंदर अपडेट करोगे, उसको मेंशन करोगे। जैसे मानो अगर लो रिस्क का भी आपको 5 साल में करना है 10 साल की जगह, तो ये आपकी केवाईसी पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, एडिशनल कोई फोटो चाहिए आपको तो आपकी केवाईसी पॉलिसी में होना चाहिए। कोई भी एडवर्स एक्शन नहीं लोगे, और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए आपकी केवाईसी पॉलिसी। कस्टमर को पता होना चाहिए कि केवाईसी पॉलिसी में क्या लिखा है। उसको पता ही नहीं है, आप अपना आर्बिट्रेरी रूल चलाए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिव मोड्स। एक तो हो गया कि कस्टमर आपकी ब्रांच पे गया और उसने केवाईसी करवा ली। अब दूसरा, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस बाय थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी इसको रख सकते हो, थर्ड पार्टी की सर्विसेज अवेल कर सकते हो फॉर केवाईसी। तो आप थर्ड पार्टी को एंगेज करते हो, पर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो थर्ड पार्टी है इसके पास अपना कंप्लायंस प्रोसीजर होना चाहिए। ये रजिस्टर्ड थर्ड पार्टी होनी चाहिए जिसको आप मॉनिटर कर सकते हो। रेगुलेट होनी चाहिए थर्ड पार्टी, दिस शुड बी रेगुलेटेड। और कोई भी थर्ड पार्टी ने अगर करा है तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर आप उससे इंफॉर्मेशन वो ऑब्टेन कर लोगे। ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी से अगर आपने केवाईसी करवाया तो 2 दिन के अंदर अंदर आप उससे इंफॉर्मेशन ले लोगे, और जो केवाईसी रिकॉर्ड्स है उनको अपडेट कर दोगे। तो सरसी में सेंट्रल केवाईसी अथॉरिटी जो है उसके पास आप अपडेट कर दोगे इन रिकॉर्ड्स को। इसको आपको ध्यान रखना है। वीडियो बेस्ड केवाईसी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या है, वीडियो बेस्ड चल रहा है, तो वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। इसमें पर कुछ चीजें होती है जो बैंक को ध्यान रखनी पड़ती हैं, कुछ प्रोसीजर होता है, आ, कुछ आपका मेथोडोलॉजीज होती हैं, उस चीज का बैंक को ध्यान रखना पड़ता है, जिसके बारे में चलो बात करते हैं। तो जो वीडियो बेस्ड केवाईसी अगर हो रही है, जैसे कि आप अपनी जगह पे बैठे हो, मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ और मैं आपकी केवाईसी कर रहा हूँ, तो मैं कौन होना चाहिए, मैं बैंक का ऑफिशियल एक पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए मैं, जो बैंक ने जिसको ऑथराइज कर रखा है ऑफिशियल होना चाहिए। तो इसके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर प्रोसीजर की बात करेंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बैंक का खुद का होना चाहिए। ठीक है, इन हाउस होना चाहिए। फिर बैंक जो कनेक्ट करेगा वो कैसे करेगा, उसका सिक्योर्ड डोमेन से कनेक्ट करेगा अपने, ये सिक्योर नेटवर्क डोमेन होना चाहिए। ठीक है, जो भी डेटा है इट शुड बी एनक्रिप्टेड, एंड टू एंड एनक्रिप्शन होना चाहिए डेटा में। जो आपकी टेक्नोलॉजी है इट शुड बी एबल टू डिटेक्ट लाइव फेसेस। कोई स्पूफ डिटेक्शन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि भाई आप डिटेक्ट कर पा रहे हो कि कोई अगर स्पूफ आ गया उसके अंदर तो वो डिटेक्ट कर पा रहा है। फेस लाइवनेस होनी चाहिए उसके अंदर। वल्नरेबिलिटी का ऑडिट होना चाहिए, कस्टमर की कंसेंट आप ऑब्टेन करते हो। और कोई भी आईपी एड्रेस इंडिया के बाहर का नहीं होना चाहिए। आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो चीजों को देख पाए कि भाई कोई गलत तो नहीं हो रही। जैसे आईपी एड्रेस कहीं बाहर का तो नहीं डाला हुआ, वीपीएन के थ्रू तो नहीं कोई बेसिकली अपना केवाईसी करवा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये सब आपकी टेक्नोलॉजी में इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं प्रोसीजर की, तो पर्सन जो केवाईसी कर रहा है ही और शी शुड बी बैंक ऑफिशियल, बैंक ऑफिशियल होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछ रहा है केवाईसी के दौरान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका जो सीक्वेंस है वो हर केवाईसी में अलग होना चाहिए। अगर लगता है कि कस्टमर किसी से पूछ के बता रहा है, प्रॉम्प्टनेस है, तो आप उसका केवाईसी जो है कैंसिल कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। बहुत सारे तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, जो आधार बेस्ड ले सकते हो, किसी भी ओबीडी को बेस्ड ले सकते हो, तो वो सारे मेथोडोलॉजीज आप यूज कर सकते हो उसमें। अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो आपको उस करंट एड्रेस को कैप्चर करना होता है। पैन कार्ड की आपको फोटो लेनी होती है, ओवीडी की आपको फोटो लेनी होती है। ठीक है, आपको मैच करना पड़ता है कि जो डिटेल्स इसने हमारे पास बैंक में सबमिट करा रखी हैं वही डिटेल्स ही अभी हमको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, कस्टमर डिटेल्स आप मैच करवाते हो। इकोनॉमिक की प्रोफाइल आप देखते हो, उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है, कस्टमर की इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, उसको आप चेक करते हो जिससे रिस्क प्रोफाइलिंग आप कर पाओ। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की हेल्प आप ले सकते हो, बिजनेस फैसिलिटेटर्स की। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की आप हेल्प ले सकते हो। अकाउंट का पोस्ट ऑडिट करते हो, जब एक ऑपरेशन होने से पहले केवाईसी आपने कर ली, अकाउंट को ऑपरेशन करने से पहले आप ऑडिट करते हो कि सारी जो चीजें हमने ली हैं क्या वो सही हैं या वो नहीं है। ठीक है, तो उसका आप ऑडिट करते हो। अब बात करते हैं ई केवाईसी की। ई केवाईसी क्या होता है, ई केवाईसी बेसिकली एक पर्सन या तो आपके डोर स्टेप पर आता है या आप उस ऑथराइज पर्सन के पास जाते हो।
वो आपका इन पर्सन प्रेजेंस में केवाईसी करता है। वो एक मशीन लेकर आता है। या आप लोगों ने देखा होगा केवाईसी करवाते हो, जब घर पे केवाईसी कोई करने आता है तो एक मशीन होती है जिसे आप वो बायोमेट्रिक आपके चेक चेक करता है और सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है। ठीक है, तो ई केवाईसी जो होता है वो इन पर्सन होता है। दिस इज नॉट रिमोटली बेस्ड। ठीक है, जैसे वीडियो बेस्ड तो आप अपनी जगह बैठे हो, मैं अपनी जगह बैठा हूं और केवाईसी हो गया। ई केवाईसी ऐसे नहीं होता, ई केवाईसी इन पर्सन होता है। तो ये क्या होता है, इन पर्सन। सैंपल प्रोसीजर क्या होता है, एक बैंक का ऑफिशियल है, वो आपके पास आता है और वो आपके पास अपनी मशीन लेकर आता है। वो मशीन के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती है ऑलरेडी, जो आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉगिन क्रेडेंशियल्स, या फिर ओटीपी की हेल्प से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और कोई मेथोलॉजी नहीं होती जिससे वो एक्सेस हो पाए। तो वो लेकर आया, वो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड या ओवीडी मांगता है। ठीक है, तो आपने उसको अपना ओरिजिनल आधार दिखाया। अब वो आपका आधार नंबर जो है वो सॉफ्टवेयर में अपने डालता है, जो आप मशीन लेकर आता है उसमें डालता है। फिर आप उसको बायोमेट्रिक देते हो, आप अपना फिंगरप्रिंट देते हो, थंब प्रिंट देते हो, आप अपना आइरिस स्कैन करवाते हो, तो आप अपने उसके बायोमेट्रिक दे रहे हो। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चेक करता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक है या नहीं है। ये कैसे चेक होता है, यूआईडीआई जो है जिसके पास वो डेटा स्टोर्ड है, ठीक है, वहां पर उस डेटा को भेजा जाता है। जब वो डेटा भेज दिया तो अगर इंफॉर्मेशन ठीक है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में उस डेटा को दे देती है, जो कस्टमर उसके डेटा को दे देती है। और ठीक नहीं होता तो एरर दे देती है। ठीक होता है तो क्या होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें उसका नाम, एड्रेस, ये सारी चीजें मेंशन होती है, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। बात करते हैं वायर ट्रांसफर की। तो वायर ट्रांसफर इज नथिंग बट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, तो आप किसी को पैसा भेज रहे हो अगर अपने फोन के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भेज रहे हो, एनईएफटी यूज कर रहे हो, आरटीजीएस यूज कर रहे हो, तो ये क्या है, दिस इज वायर ट्रांसफर। तो यहाँ पर वायर ट्रांसफर जो होता है, जैसे इजी तो हो गया ट्रांसफर करना, पर रिस्क भी तो इन्वॉल्व हो गया, रिस्क भी तो ज्यादा हो गया, तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको मिटिगेट करना है, इसको कम करना है, तो इसके लिए स्पेसिफिक मेजर्स लिए जाते हैं। उन नॉर्म्स के क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन अगर है, क्रॉस बॉर्डर मतलब इंटरनेशनल आपने पैसा भेजा, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर मतलब अपने सरहद के पार। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रांसफर करा है, तो जो भी आपने पैसा भेजा है उसके साथ साथ ओरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका अकाउंट नंबर, उसका यूनिक रेफरेंस नंबर, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। अगर डोमेस्टिक ट्रांसफर है, वो 50,000 से ऊपर का है, तो आपको सारी ओरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। या अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई तो दिक्कत है, ये 50,000 से कम क्यों बार बार इंटेंशनली करके भेज रहा है, कोई तो इसमें घपला है, तब आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और अगर नहीं देता तो आप FIU IND को रिपोर्ट करते हो। ठीक है, इसको रिपोर्ट करते हो, FIU IND को आप रिपोर्ट करते हो अगर नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता। जो इंटरमीडिएट बैंक्स होते हैं, एक ओरिजिनेटर बैंक, एक बेनिफिशियरी बैंक, यहाँ से पैसा गया और यहाँ पैसा जाना है। बीच में इंटरमीडिएट बैंक्स भी होते हैं जो इंटरमीडिएट करते हैं। तो उनका काम होता है ये ध्यान रखना कि जो ओरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन है वो आपके ट्रांसफर के साथ सारी आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए आपको प्रिवेंट करनी पड़ती है ये, जो ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन है ये आपको 5 साल के लिए प्रिवेंट करनी पड़ती है। तो इंटरमीडियरी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक करना कि वो इंफॉर्मेशन आई या नहीं आई, और आई तो उसको आगे बेनिफिशियरी बैंक के पास प्रोवाइड कराना। बेनिफिशियरी बैंक के पास मैकेनिज्म होना चाहिए टू चेक कि जो इंफॉर्मेशन जितनी रिक्वायर्ड थी क्या वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई या वो नहीं आई। तो बेनिफिशियरी बैंक के पास ये मैकेनिज्म अपना होना चाहिए। और अगर नहीं आई तो ओरिजिनेटर बैंक से वो कहेगा कि भाई वो इन्फॉर्मेशन हमको दो। और अगर आप नहीं देते तो ऐसे बैंक के साथ आप रिलेशन अपने नहीं रखोगे। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा है, और आप उसको रिपोर्ट कर देते हो। ठीक है, दूसरे ऑपरेशंस क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इशू एंड पेमेंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा। अगर 50,000 से ज्यादा की पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो कैश में नहीं हो सकती, वो या तो चेक के थ्रू होगी या फिर जो भी मोड्स हैं, जो भी एक्सेप्टेड मोड्स हैं उनके थ्रू होगी, पर वो कैश में नहीं हो सकती।
ठीक है, तो 50,000 से ऊपर की जो भी ट्रांजेक्शन है वो कैश में नहीं हो सकती। पीरियड कितना होता है प्रेजेंटेशन का? 3 मंथ्स। पीरियड फॉर प्रेजेंटिंग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी आपको चेक अगर है तो उसका वैलिडिटी पीरियड क्या है? 3 महीने का। डिमांड ड्राफ्ट है 3 महीने का, तो क्या है वैलिडिटी पीरियड कितना होता है? 3 महीने का होता है। कलेक्शन ऑफ अकाउंट पे चेक, जो भी अकाउंट पे चेक है वो किसके खाते में जाने चाहिए? अकाउंट पे के, जो पे का जिसका नाम लिखा है उसके खाते में जाने चाहिए। तो बैंक जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बिहाफ पर भी चेक्स को ले सकते हैं जो 50,000 से कम होते हैं, प्रोवाइडेड जिसके बिहाफ पर ले रहे हैं ही इज द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। एट पार चेक फैसिलिटी अगर कोऑपरेटिव बैंक को बैंक ने दी है, यानी एक बैंक है एबीसी बैंक, इसने एट पार फैसिलिटी दी है टू एक्स वाई जी कोऑपरेटिव बैंक। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? जो बैंक इसने इसके कस्टमर्स ने चेक जो इशू करे हैं, वो पर्सन एबीसी बैंक के पास जाके उसको इनकैश करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई जी बैंक का एक कस्टमर है एक्स, ठीक है, इसने एक चेक इशू करा, एक्स वाई जी बैंक की चेकबुक से चेक इशू करा टू द पर्सन वाई। अब ये जो पर्सन वाई है एबीसी बैंक के पास जाकर उस चेक को एनकैश करा सकता है। दिस इज नोन एज एट पार फैसिलिटी। इसमें क्या होता है? एबीसी बैंक जो है उसका क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है, पैसा ये दे रहा है इनकैश कर रहा है तो क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व हो गया, दूसरा रेपुटेशन भी इन्वॉल्व है। तो जो एबीसी बैंक है इसके पास अथॉरिटी होती है कि एक्सवाईजी बैंक की जो बुक्स हैं उनको वेरीफाई कर सकता है कि भाई तूने कस्टमर की ड्यू डिलीजेंस ठीक से करी है या नहीं करी है, इसको बैंक देख सकता है। ठीक है, तो एक्सवाईजी बैंक जो है उसको बुक्स प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, उसको रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। एक्सवाईजी बैंक भी तभी ये फैसिलिटी को यूज कर सकता है जब वो जो चेक इशू कर रहा है वो उस पर्सन ने इशू करा है जो उसका केवाईसी कंप्लाइड कस्टमर है। ठीक है, तो कैसे चेक इशू कर सकता है? केवाईसी कंप्लाइड कस्टमर होना चाहिए। अगर 50,000 से ऊपर का चेक है और 50,000 से कम का भी है तो वॉक इन अगर कस्टमर है तो केवाईसी उसका होना चाहिए, उस चीज को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। सेलिंग ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, अगर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो 50,000 से ऊपर का है तो केवाईसी करना जरूरी होता है, पैन नंबर जो है वो ऑब्टेन करना जरूरी होता है। पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 ऑब्टेन करना पड़ता है। तो जिस भी चीज में आपको पैन की रिक्वायरमेंट है आप वो पैन नंबर उससे लोगे। तो जो भी 50,000 की जनरली 50,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन होती है उसमें पैन नंबर जरूरी होता है, तो आपको ऑब्टेन करना है। ऑपरेशन ऑफ बैंक्स एंड मनी म्यूल्स, मनी म्यूल्स क्या होते हैं ये समझो आप। बेसिकली एक पर्सन है, ये क्रिमिनल है, ठीक है, क्रिमिनल है, इसने एक पर्सन ए को अप्रोच करा। पर्सन ए का बैंक अकाउंट है एबीसी बैंक के अंदर, ठीक है, तो पर्सन ए इज ऑलरेडी अ कस्टमर ऑफ एबीसी बैंक। नाउ दिस क्रिमिनल अप्रोच दिस पर्सन ए, वो कहता है कि तेरे को जल्दी से पैसा कमाना है, इजी मनी चाहिए क्या? तो कुछ नहीं करना, मैं तेरे अकाउंट में बस पैसे भेजूंगा, उस पैसे को आगे भेज देना है और मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। मैं तेरे को 10 करोड़ रुपए तेरे अकाउंट में भेजूंगा, उस 10 करोड़ रुपए का तेरे को आगे भेजना है और मैं उसके बदले में तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा। बता, यू हैव टू अर्न दिस इजी मनी। तो ये क्या कहता है? ये फंस जाता है स्कैम में, तो कहता है हाँ हाँ आई वांट टू अर्न दिस इजी मनी। तो ये क्या? मनी म्यूल। बेसिकली ही इज द कैरियर फॉर दिस क्रिमिनल। ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है किसके मदद से? इस पर्सन ए की मदद से। तो ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? मनी म्यूल कहते हैं। आरबीआई ने साफ साफ बोल रखा है बैंक्स को कि अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होती है, मनी म्यूल कोई आइडेंटिफाई होता है और आप उसको नहीं रोक पाए, तो ये मानेंगे कि आपने केवाईसी रिकॉर्ड्स को, हमारे जो केवाईसी डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं करा और अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो आपके अगेंस्ट ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो बैंक को ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो पाए। कभी कभी क्या होता है, जो मनी म्यूल्स होते हैं इनका एड्रेस भी अवेलेबल नहीं होता बैंक के साथ, तो उस केस में इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो सिस्टम है इसको प्रिवेंट करना है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए केवाईसी कराई जाती है, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को बंद करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे मनी म्यूल्स ऑपरेट आपके अकाउंट को ना कर पाए। तो ये वही बातें लिखी हैं जिसके बारे में भी हमने बात करी है। ठीक है, मनी म्यूल, कोटिंग ऑफ पैन, ये सब वही चीजें। सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एट पार फैसिलिटी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री की। ये कौन है? सरसी है। ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्री सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सरसी, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म पूछ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। ये जो इमेज के अंदर फुल फॉर्म दी गई है ना,
इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। तो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड क्या होता है, जहां पर आप बेसिकली जो केवाईसी को आपके रिसीव कर सकता है और जो स्टोर कर सकता है, जो आपको आगे प्रोवाइड करा सकता है, तो क्या है सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। केवाईसी आइडेंटिफायर नंबर दिया जाता है कस्टमर को, ये आप प्रोवाइड करते हो कस्टमर को। मानो मिस्टर ए ने अकाउंट खुलवाया, आपने इसकी केवाईसी ली है, केवाईसी आपने कहाँ सबमिट करी, 10 दिन के अंदर अंदर आपको सर्च के अंदर सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। 10 डेज के अंदर आपको केवाईसी रिकॉर्ड सबमिट करने पड़ते हैं। तो उसके बाद आप इसको केवाईसी आइडेंटिफाई नंबर देते हो कि अगर आपको अपने केवाईसी रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, तो आप ये केवाईसी आइडेंटिफाई नंबर ले लो। या अगर आपको किसी और को के साथ डील करना है, किसी बैंक के साथ भी डील करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ केवाईसी आइडेंटिफाई नंबर प्रोवाइड करा देते हैं, और फिर आपकी पूरी केवाईसी करने की जरूरत नहीं होती। बैंक जो होता है वो इस सेंट्रल रिकॉर्ड रजिस्ट्री से ही आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर लेता है। तो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री इज एंटिटी विच इज ऑथराइज्ड टू रिसीव, स्टोर एंड सेफगार्ड योर केवाईसी रिकॉर्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको ऑथराइज कर रखा है, सरसी को, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और जो बैंक्स हैं दे आर मैंडेटेड कि आपको केवाईसी इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। तो आप ये केवाईसी इंफॉर्मेशन जो लेते हो किसके पास डिपॉजिट करते हो, सरसी के पास। कितने दिन में करना पड़ता है, 10 दिन के अंदर करना पड़ता है। तो ये जो 10 डेज है, इनको याद रखना। केवाईसी आइडेंटिफाई नंबर होता है। अनटिल अनलेस बैंक को नहीं लगता कि कोई चेंज हुआ है या एडिशनल कोई जरूरत है, तब तक बैंक केवाईसी आइडेंटिफाई नंबर को यूज करके आपकी केवाईसी को कर सकता है, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अब जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि 2-4 ट्रांजेक्शन होती है बैंक में, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होती है ऑन डेली बेसिस। तो आपको इसको ट्रैक करते हो, बहुत जरूरी होता है। कैसे करना जरूरी होता है, तो आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हो, ईएमएल सॉफ्टवेयर होते हैं जो ट्रैक करते हैं आपके लिए इन ट्रांजेक्शन्स को। तो सस्पिशियस जो ट्रांजेक्शन आपको लगती है, आपको उसको किसको रिपोर्ट करना होता है, एफआईयू आईएनडी को रिपोर्ट करना होता है। किसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये पूछ सकता है, प्रिंसिपल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू रिपोर्ट दी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। और उसको कौन हेल्प करता है, एएमएल टीम हेल्प करती है, ठीक है। रिपोर्ट जो होती है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कौन करता है, फाइनेंशियल सॉरी प्रिंसिपल ऑफिसर करता है। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी परचेज है, सेल है, कोई भी लोन प्लेज की फैसिलिटी, गिफ्ट है, ट्रांसफर है, कुछ भी है, अकाउंट आपने खोला, कोई भी अकाउंट बेस्ड ट्रांजेक्शन आपकी हो रही है, कोई भी डिपॉजिट, कोई भी विड्रॉल, कोई भी ट्रांसफर, वो सब कुछ क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन क्या होती है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होती है कि जिसका कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। रिपोर्ट आप तब करते हो जब सस्पिशियस होते हैं, ठीक है। तो उसको बेसिकली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स को आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं, जहां पर लगता है कि कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं है। हो सकता है कि जो एक आपके पास एक प्रूफ है, एक प्रिजम्पशन है कि ये जो ट्रांजेक्शन हो सकता है दिस इज फॉर टेररिस्ट पर्पसेस, या फिर कोई जो पीएमएलए का जो शेड्यूल है उसमें जो ऑफेंसेस लिखे गए हैं उसके लिए इस ट्रांजेक्शन को करा जा रहा है, तो रीजनल आपके पास ग्राउंड है। या फिर आपको लग रहा है बड़ी अनयूजुअल सी ट्रांजेक्शन है, बड़ी अनजस्ट सी ट्रांजेक्शन है, कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं है, बोनाफाइड पर्पस नहीं है, या फिर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है टू बिलीव कि ये जो ट्रांजेक्शन है दिस माइट इन्वॉल्व टेररिज्म और फाइनेंसिंग। तो ऐसी जो ट्रांजेक्शन होती है जिस पर सस्पिशन रेज होता है, तो ये क्या है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, और इनको आपको किसको रिपोर्ट करना होता है, एफआईयू आईएनडी। अब बात करते हैं रिकॉर्ड मैनेजमेंट की। जो भी ट्रांजेक्शन हैं उनका आपको 5 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, 5 years का। और जो भी आइडेंटिटी है उसका भी 5 साल तक का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है कि जब कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपसे मांगे तो आप वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सको, आप रिकंस्ट्रक्ट कर सको कि देखो 1 जनवरी 2020 में ये ट्रांजेक्शन हुई थी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसा भेजा, फिर मिस्टर बी ने कहाँ आगे पैसा भेजा, फिर सी को कहाँ पैसा आया, फिर डी को कैसे पैसा आया, फिर कैसे ए को पैसा वापस आया। जो ये वेब ऑफ ट्रांजेक्शन है इसको आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इसका पर्पस क्या था ट्रांजेक्शन का, क्यों करी गई है ट्रांजेक्शन, तो उसको आप पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप एक रिकॉर्ड मैनेजमेंट रखते हो, एक प्रॉपर मैनर में रखते हो कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपसे मांगती है रिकॉर्ड्स को तो आप उसको जल्दी डिलीवर कर पाओ, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी में रखो, हार्ड कॉपी में रखो, वो आप दोनों तरीके से प्रिजर्व कर सकते हो। तो बैंक जो है उनको कंप्लाई करना पड़ता है विद रिकॉर्ड कीपिंग, 5 साल का टाइम फ्रेम आप याद रखना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को प्रोवाइड करने के लिए करा जाता है। तो
आई होप आपको पूरा यूनिट 3 क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हो तो आपके 3 नंबर जो है वो पक्के हो चुके हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप चैनल है हमारा यस ऑफिसर जीआईबी सीआईबी, इस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी कंप्लेंट है, वो आप आके यस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी पे दे सकते हो एंड विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट, ठीक है। यहाँ पर हम रेगुलर क्विजेस कराते रहते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे प्रोवाइड करी जाएगी। हमारा बैच है सफलता बैच, यू कैन एनरोल इन दिस बैच। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट और रिकॉर्ड बेस्ड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, यू गेट many benefits in this batch and you can use code GIB for the maximum benefits। एक चीज ध्यान रखना, जब एग्जाम है हमारा 26 अक्टूबर, उससे लगभग एक हफ्ता पहले हम मैराथन सेशंस कराएंगे जिसमें हम भर भर के क्वेश्चंस कराएंगे। तो अपने आप को उस टाइम पे थोड़ा फ्री रखना, ठीक है, और उन क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करना। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। टेलीग्राम ग्रुप चैनल यस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप डू लाइक दिस सेशन, अगर आपको पसंद आया है तो शेयर करें इस सेशन को और कमेंट करके हमें बताएं कि सेशन आपको कैसे लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।